दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ को समझा था और हमने देखा था कि कैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है और उसके ऊपर कैसे हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं और प्लस माइनस का क्या कंसेप्ट है वो हमने लास्ट टाइम देखा था। आज का जो एपिसोड है इसमें हम थोड़ा सा और उसको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था गैलीलियो, एक का नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले बोला कि भाई जब भी कोई बॉडी या पार्टिकल फ्री फॉल करते हैं हम लोग तो उसके मास पे उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा मास होगा तो किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखोगे तो उस लेवल पे ज़्यादा मैसिव बॉडी की ज़्यादा वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिकली हम यही तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई हैवी पार्टिकल है और एक मान लीजिए बिल्कुल लाइट पार्टिकल है, कोई ऐसे आप कोई कागज़ का टुकड़ा ले लो, ठीक है, और एक बॉल ले लो, बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो और एक कागज़ के टुकड़े को ड्रॉप कर रहे हो, तो आप क्या देखते हो, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है। तो जो मैसिव बॉडी होगी जब वो टकराएगी तो ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगी और जब यहाँ पे इम्पैक्ट होगा इसका वो बिल्कुल आराम से आएगा पत्ता, ठीक है। ये जो कागज़ का टुकड़ा है बिल्कुल आराम से आएगा, ये हमने देखा। तो इसके बेसिस पे एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने बोला कि जो ज़्यादा मास की बॉडी होती है वो ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है। किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे देखोगे, जैसे उनको ड्रॉप करोगे किसी लेवल से और फिर किसी दूसरे लेवल पे अगर आप उनकी वेलोसिटी को चेक करोगे तो ज़्यादा मास की बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ये एरिस्टोटल ने बोला। फिर गैलीलियो ने बोला कि नहीं जनाब, आप सही नहीं बोल रहे हो, बिकॉज कुछ दिक्कतें हैं आपके पास, आपके लॉजिक में कुछ दिक्कतें हैं। क्या लॉजिक में दिक्कतें बताई उन्होंने बोला कि भाई ज़रा देखिए, एक मास अगर मैं बड़ा ले लूँ और एक मास में छोटा लेता हूं, इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, सोचिए, और मैं किसी लेवल पे उनकी वेलोसिटी देखना चाह रहा हूं। जब ये इस लेवल को क्रॉस करेंगे मैं दोनों की वेलोसिटी देखना चाह रहा हूं। तो एरिस्टोटल ने बोला था कि भाई ये जो मास है, क्योंकि ये बड़ा है, एम ग्रेटर देन स्मॉल एम है, कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम है, तो जैसे ही वो इस लेवल पे आएगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। एरिस्टोटल ने ऐसा बोला। तो गैलीलियो कहते हैं कि ठीक है, मान लेता हूं कि जब वो इस लेवल पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है, बड़े वाले मास की जो वेलोसिटी होगी जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो वो मान लीजिए v1 होगी, और जब ये छोटे वाला मास इस लेवल को क्रॉस करेगा वो होगी मान लीजिए v2। मैं ऐसे मान लेता हूं, और v1 मैं मान लेता हूं कि बड़ी है v2 से, क्योंकि ये स्मॉल मास है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। अब उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, दोनों को बिल्कुल पास पास ले आते हैं और दोनों को कोशिश करते हैं कि ज्वाइंट कर दें, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये बड़ा मास हो गया और ये छोटा मास हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं। एक ही जगह पे दोनों को इकट्ठा कर दिया और मैंने यहां पे कुछ टेप लगा दी, सोचिए, दोनों को जोड़ दिया। अब जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये तेज से चलने की कोशिश करेगा और ये स्लो चलने की कोशिश करेगा। ये बोलेगा जनाब मेरा मास ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा तेज़ी से मुझे नीचे जाना है। ये बोलेगा भैया मेरा मास कम है, मैं आराम से नीचे जाऊंगा। तो इसका मतलब ये छोटे वाला मास इस बड़े वाले मास को बोलेगा तुम थोड़ा स्लो चलो, तुम बहुत तेज चल रहे हो और मेरा मास ज़्यादा नहीं है और दोनों चिपके हुए हैं यहाँ पे। तो ये इसको बोलेगा कि जनाब तुम v1 से मत चलो, अभी जो पहले इस लेवल पर आए थे तो v1 वेलोसिटी थी ना, तो जब ये इस लेवल पर पहुँचेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ये नहीं रहेगी इसकी, ना ही ये रहेगी। जरा देखते हैं क्या होगा। इस मास को ये छोटे वाला मास बोलेगा कि जनाब तुम तेजी से चल रहे हो, तुम इतनी तेजी से ड्रॉप मत हो। ये बोलेगा मेरा मास ज्यादा है, मुझे तेजी से ड्रॉप होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, छोटे वाले मास को बड़े वाला मास अपने साथ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। और तो छोटे वाला मास बड़े वाले को बोल रहा है जनाब इतनी तेजी से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा मास कम है। तो छोटे वाला मास बड़े वाले मास को स्लो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मास कम है तो उसको स्लो करने की कोशिश करेगा, और बड़े वाला मास छोटे वाले मास को तेज करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा मेरी स्पीड तेज है भाई, मुझे तेज जाना है। तो अल्टीमेटली अब दोनों एक साथ क्योंकि चिपके हुए हैं तो दोनों एक टाइम पे ही क्रॉस करेंगे भाई इनको, ठीक है, एक ही टाइम पे क्रॉस करेंगे, चिपके हुए हैं। लेकिन जो वेलोसिटी आएगी अब वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या आनी चाहिए बताइए, v1 से v2 से बड़ी आनी चाहिए, जो पहले इसकी वेलोसिटी थी v2, और v1 से क्या आनी चाहिए बताओ जरा, छोटी आनी चाहिए, सही है। बिकॉज एक जो है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे तेजी से चलना है, ये तेज जाने नहीं दे रहा, उसको स्लो करने की कोशिश कर रहा है, तो v1 से स्लो कर देगा इसको, और ये v2 से जो जा रहा था ये उसको तेज कर देगा। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो v1 और v2 के बीच में होगी।
ठीक है, इस बार अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। फिर गैलीलियो कहते हैं कि एरिस्टोटल अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? उन्होंने बोला कि वेलोसिटी अब इसके बीच में आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इन दोनों मासेस को मैं एक बड़ा मास मान लूं m प्लस m, इसको एक बड़ा ऑब्जेक्ट मान लो m प्लस m, एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करो और इसका मास है m प्लस m, तो इसके हिसाब से, एरिस्टोटल के हिसाब से, तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो v1 और v2 दोनों से ही बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि मास जो है ये दोनों से ही बड़ा हो गया, m से भी बड़ा हो गया, स्मॉल m से भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब अब जो इकट्ठी एक वेलोसिटी जो बननी चाहिए वो वेलोसिटी तो ग्रेटर देन v1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन v2 होनी चाहिए, दोनों से ही बड़ी होनी चाहिए। बट एरिस्टोटल का एक लॉजिक ये कह रहा है कि ये वेलोसिटी होनी चाहिए, और एरिस्टोटल का एक लॉजिक के हिसाब से ये आना चाहिए। तो गैलीलियो ने बोला कि जनाब आपने ये मास वाला जो कंसेप्ट है गलत बताया है। जो वेलोसिटी होगी वो मास के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और मास के इंडिपेंडेंट ही होती है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर, जो उस टाइम जो लोग देखने वाले थे वो बोले नहीं एरिस्टोटल जो है वो सही बोल रहा है, गैलीलियो गलत बोल रहा है, क्योंकि नेचर में भी तो हम ऐसे ही देखते हैं। नेचर में हम देखते हैं हल्की चीज़ आराम से आती है और हैवी चीज़ एकदम से जाती है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है दोस्तों, बिकॉज हम एक चीज़ वहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ एयर ड्रैग। तो एयर ड्रैग उस टाइम लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई लोगों ने एरिस्टोटल को ज़्यादा बोला कि भाई एरिस्टोटल जो है वो सही है। बट असल में गैलीलियो सही था, क्योंकि वो एयर ड्रैग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो एयर ड्रैग की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये आराम से आएगा और ये एकदम से आएगा, ठीक है। बट अगर समहाउ मैं एयर ड्रैग को हटा दूं तो फिर आप देखेंगे कि अगर एयर ड्रैग हट गया है तो फिर दोनों एक ही टाइम पे नीचे आएंगे, ठीक है। तो चलिए जरा इसको परफॉर्म करके देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दो पार्टिकल को, एक मैसिव पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा मास का होगा और एक कम मास का होगा, दोनों को जरा ड्रॉप करेंगे और देखते हैं कि भाई जब इम्पैक्ट होगा तो कौन कितनी दूर पे है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एयर ड्रैग को रिमूव करेंगे, और एयर ड्रैग को रिमूव करने के बाद फिर हम दोनों को ड्रॉप करेंगे और देखते हैं कि भाई कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए इसका जरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वापस बोर्ड पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जरा देखिए, मैं आपको पहले सेटअप समझा देता हूँ कि क्या सेटअप है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो हमारे पास ये वैक्यूम चैम्बर है। फ़िलहाल जो है इस वैक्यूम चैम्बर में प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ये 0 पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे ना, मतलब जो इसके अंदर जो बेसिकली एयर है आप ये समझिए। तो और यहाँ पे मेरे पास दो पार्टिकल हैं, एक बेसिकली बॉल है जो थोड़ी मैसिव बॉल है, इसका वेट जो है वो, मास जो है वो करीबन 60 ग्राम्स के अराउंड है, और एक मेरे पास बस मैंने कागज़ का एक टुकड़ा ले लिया है जो मतलब जिसका मास बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। और यहाँ पे ये हमारे पास वैक्यूम पंप है जो वैक्यूम इसके अंदर बनाएगा। तो हम इसको दो हिस्सों में करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, इसमें एयर को रखेंगे हम लोग और इन दोनों को ड्रॉप करेंगे एक साथ, और उस केस में देखते हैं कि ये जो लैंड कर रहा है उसके कितनी देर बाद ये लैंड कर रहा है, ठीक है। दूसरे केस में हम इसमें क्या बनाएंगे, वैक्यूम, एंड वैक्यूम बनाने के बाद मतलब एयर को सबको निकाल देंगे। हालांकि परफेक्ट वैक्यूम नहीं बनेगा, बट जो भी बनेगा देखते हैं कि उससे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ड्रैग पे क्या असर पड़ता है। पूरी तरह से वैक्यूम बनाने के लिए हमें काफ़ी समय देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये चैम्बर जो है काफ़ी लंबा है और उसमें समय लगेगा पूरी तरह से वैक्यूम बनने में। बट कोशिश करेंगे कि भाई आपको जो है थोड़ा सा इसमें अच्छे से वैक्यूम बनाया जाए, और वैक्यूम बनाने के बाद फिर हम फिर से इनको ड्रॉप करेंगे और देखते हैं कि भाई सही मतलब एयर ड्रैग खत्म होने के बाद दोनों एक बराबर लैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको ज़रा यहाँ पे दोनों को लगाता हूँ, और फिलहाल मैंने वैक्यूम पंप को ऑन नहीं किया है, यहाँ पे फिलहाल एयर है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ज़रा इस बॉल को एक बार ज़रा लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, अब आप देख सकते हो ये बॉल एंड जो कागज़ का जो टुकड़ा था वो दोनों इसके अंदर आ गए हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों ही इसके अंदर लगे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सिर्फ इसको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए अगेन यहाँ से मैं सप्लाई को ऑफ कर दूंगा तो ड्रॉप हो जाएगा। वहाँ पे बेसिकली एक सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड से वो चिपक गया है, उसका आयरन हमने लगा रखा है थोड़ा सा, तो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई हुई है अंदर। तो ज़रा देखिए दोस्तों, अब मैं ज़रा इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि
आप देख सकते हो जो हमारा जो पार्टिकल था, मतलब जो बॉल थी हैवी मास वाली, जैसा कि एरिस्टोटल ने बोला था, वो तेज़ी से गया है, जबकि जो कागज़ का जो टुकड़ा था वो बहुत ही आराम से नीचे गया है। इसको आप स्लो मोशन में भी देख पाएंगे, और जब हम वैक्यूम के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आप थोड़ा सा बेहतर समझ पाओगे कि वैक्यूम में कैसे आया था और जब एयर ड्रैग है तो उसमें कैसे आया था। तो फिलहाल एयर ड्रैग वाला आपने देख लिया है। अब एक काम करते हैं, इसका एयर ड्रैग निकालते हैं और फिर से इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एयर ड्रैग की सिचुएशन में कैसे ये नीचे जा रहा था। अब हम ऑलरेडी इनको निकाल चुके हैं फिर से, और अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको लगाएंगे, बट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इसको एयर को निकालेंगे। वैक्यूम पंप को ऑन करके यहाँ पे हम प्रेशर को पहले बिल्डअप करेंगे और इसमें वैक्यूम बनाएंगे, तो एयर को निकालेंगे सिंपल तरीके से, आप ये समझिए, सो दैट ड्रैग खत्म हो जाए इसमें से। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ज़रा सोलेनोइड को मैंने ऑन कर लिया यहाँ पे, और मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको ज़रा सोलेनोइड को लगा देता हूँ, मतलब इसको बॉल को लगा देता हूँ यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, और इस पेपर को भी लगा देते हैं, और फिर हम इसका एयर ड्रैग को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले एक बार इसमें लगा देता हूँ दोस्तों। ओके, ये ऑलमोस्ट लग गया है। हाँ जी, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पेपर है थोड़ा सा, हालांकि इधर है, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ज़रा वैक्यूम पंप को ऑन करता हूँ, और उससे क्या होगा कि इसकी जो एयर है वो निकलेगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत धुआं निकलेगा, क्योंकि वैक्यूम पंप पे ऑयल, बेसिकली ऑयल मिस्ट जो होती है वो सब निकलती है। तो खैर चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसको फिर से चेक कर लेता हूँ। एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। नाउ चलिए इसको शुरू करते हैं। अब ये नीडल जो है ये ऊपर उठना स्टार्ट होगी, ये देखिए। अब बेसिकली ये प्रेशर डेवलप हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ से थोड़ा बहुत ऑयल मिस्ट जो है वो आ रहा है, तो कैमरे में शायद हमें दिक्कत ना दे उस चीज़ को। अब देखो मैं इसको उठा नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर की एयर जो है वो निकल गई है। हालांकि अभी पूरी तरह से एयर ड्रैग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एयर ड्रैग चल ही रहा है हमारा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे -740 mm तक आ गया, मतलब परफेक्ट वैक्यूम नहीं बना है, बट ऑलमोस्ट वैक्यूम की तरह बन गया है। परफेक्ट वैक्यूम तो हम वैसे भी नहीं ला पाएंगे कभी। असल में चैम्बर की जो थोड़ी सी ये जो डायमेंशन है ये काफ़ी बड़ी है, दैट्स वाई इसमें हम इतना बढ़िया वैक्यूम नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म करेंगे और इसको ड्रॉप करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट ठीक ठाक वैक्यूम बना हुआ है। तो चलिए अब ज़रा मैं परफॉर्म करता हूँ। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे, तो ज़रा देखिएगा। इस बार जो है वो दोनों ही साथ में गिरे हैं, ठीक है। आपने शायद नोटिस नहीं किया, दोनों जो है एक साथ गिरे हैं। जो गैप था वो बिल्कुल ही कम था, ठीक है। तो आई होप आपको ये ड्रैग की वजह से आपने देखा होगा कि कितना एकदम से दोनों एक साथ आए हैं, जबकि पिछली बार जो था वो एकदम से साथ नहीं आए थे। तो ये एयर ड्रैग का जो हमें गैलीलियो ने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि एयर ड्रैग अगर हम ख़त्म कर देंगे तो जो फ्री फॉल होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, दोनों एक साथ ही पार्टिकल आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जरा सबसे पहले इसका वैक्यूम को हम रिलीज़ कर देते हैं यहाँ से। तो ये मुझे बहुत स्लो करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब हम अगर इसका वैक्यूम को रिलीज़ करेंगे तो ये अंदर एयर को शक कर रहा है अभी, ठीक है। तो अंदर एयर को ले रहा है और धीरे धीरे इसका ये वैक्यूम जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको समझ आया, और अब हम इसको थोड़ा स्लो मोशन में भी देखेंगे, सो दैट आपको पता चल सके कि भाई दोनों बिल्कुल ही एक साथ ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बोर्ड पे एंड इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, और इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि किस तरह से एयर ड्रैग जो है वो रोल प्ले करती है।
तो वो जो मोशन आपने देखा बॉल का एंड जो कागज के टुकड़े था उसका आपने बहुत फास्ट मोशन देखा, एकदम हो गया। मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इसको और एनालाइज कराएं, एक बार दोबारा से इसको देखिए। तो अब आपको मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे आप जो है पहले एक बार नॉर्मल मोशन देखें। तो अब आप नॉर्मल मोशन देख पा रहे होंगे। नॉर्मल मोशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम उसको छोड़ रहे हैं उसी इंस्टेंट पे बॉल जो है वो एकदम सीधा जाके टकरा गई है, जबकि एयर ड्रैग वाले केस में कागज का टुकड़ा बड़े आराम से आ रहा है, और जब वैक्यूम था, जब एयर ड्रैग नहीं था, तो कागज का टुकड़ा बॉल के साथ ही नीचे टकराया है। अभी इतना फास्ट है कि आप इसको देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लो मोशन में देखते हैं। और स्लो मोशन में भी अब आप दोनों तस्वीरों को देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। जिसमें एयर ड्रैग नहीं है उसमें कागज का टुकड़ा और बॉल जो है बिल्कुल पैरेलल आ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, जिसमें एयर ड्रैग नहीं है। और जहां पे एयर ड्रैग है उसको अगर आप स्लो मोशन में देखते हो तो वहां पे बिल्कुल आराम से आ रहे हैं, और मतलब कागज का टुकड़ा पीछे रह गया बॉल से, ठीक है, वहां पे वेलोसिटी डिफरेंट है। तो एरिस्टोटल ने जो बात बोली थी वो बात आपकी एयर ड्रैग में सही लग रही है। हालांकि वो एयर ड्रैग में भी सही नहीं है, बट जब एयर ड्रैग है तो हमें ऐसा लग रहा है कि एरिस्टोटल ने सही बात बोली थी, बट जबकि वो एयर ड्रैग में भी सही नहीं बोला था उन्होंने। गैलीलियो की बात जो थी कि भाई मास की इंडिपेंडेंट होगी वेलोसिटी, वो बिल्कुल सही बात थी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट से आप इसको समझ सकते हो। मास के इंडिपेंडेंट होगी वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप वेलोसिटी देखते हो तो चाहे हैवी मैसिव बॉडी हो, चाहे आप लाइट मास की बॉडी ले लो, दोनों ही सेम वेलोसिटी से आपकी मूव करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब जरा अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको जरा कैलकुलेट करते हैं कि हम किस एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स अर्थ खींचते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है। तो चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे मेजर करें, तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड उसके बाद फिर से हम बोर्ड पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि भाई एक हमारे पास यहाँ पे एक सेटअप है जिसमें एक बॉल हमने लगा रखी है। तो बॉल को हम गिराएंगे, ठीक है, और बॉल के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करके उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे, टाइम को भी मेजर करेंगे साथ साथ। कि जैसे मान लीजिए बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, तो हम यहाँ से और कोई भी पोजीशन देख लेंगे, यहाँ तक आने में कितना ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है और टाइम कितना लगा है। तो एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी और एक आपको टाइम आ जाएगा। अब क्योंकि ड्रॉप किया है तो उस टाइम जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, तो जीरो होगी तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। तो आप यहाँ से t की वैल्यू आपने मेजर कर ही लिया कि कितना टाइम लगा है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, इतना डिस्प्लेस होने में, ठीक है। तो यहाँ से आप g को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एक बार, एंड उसके बाद फिर हम वापस बोर्ड पे आएंगे, एंड बोर्ड पे फिर हम इसकी जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको जरा परफॉर्म करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली है कि कैसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे मेजर करें। मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें मिलेंगे। तो हम आगे चल के जब अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी हम करेंगे, और उनसे भी हम मेजर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सेटअप को समझा देता हूँ कि किस तरह का सेटअप है मेरे पास। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक बॉल को हैंग किया है यहाँ पे, और इस बॉल को मैं ड्रॉप करूँगा बेसिकली। और ये जो बॉल है इसकी जो हाइट है, इसका जो नीचे वाला जो लेवल है, ये 101.2 सेंटीमीटर पे है अभी, और वो कहाँ से मेजर्ड है, वो यहाँ से, इसके नीचे वाले सरफेस से। हालांकि हमें इस हाइट की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पॉइंट की ज़रूरत है कि किस पॉइंट पे है ये, क्योंकि हम तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट में कहाँ से कहाँ तक चला है, बस वो गैप चाहिए अपने को, और डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ उतनी ही होगी। तो इसका मतलब फिलहाल की रीडिंग जो है यहाँ पे जो लेवल है इसका, वो है 101.2 सेंटीमीटर, और हम यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे। और ड्रॉप करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे टाइम के साथ। यहाँ पे मेरे पास टाइमर है जो हमें टाइम को दे देगा। टाइम के साथ हम इसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे, और उस डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे 2-3 चीज़ों की वजह से एरर क्रिएट होगा दोस्तों। वो क्या चीज़ें होंगी जिनकी वजह से एरर क्रिएट होगा? सबसे पहला जो एरर आएगा वो आएगा एयर ड्रैग की वजह से, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आएगी बॉल तो
एयर ड्रैग इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, उसको एक्चुअल में जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आने देगा एयर ड्रैग। बट आप देखोगे कि शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी होगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी, वो ऑलमोस्ट स्लो होगी, मतलब कहने का मतलब ये है काफ़ी स्लो होगी। जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे ये फास्ट होता चला जाएगा, और वैसे वैसे एयर ड्रैग का इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हमें एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करना है तो हम जो रीडिंग लेंगे वो शुरुआत की रीडिंग लेंगे, ऊपर वाली रीडिंग लेंगे, और वो इतने कम टाइम में एक्शन होगा कि हमें मिली सेकेंड में हमें उसको देखना होगा। तो पहला तो एरर जो आएगा वो एयर ड्रैग की वजह से आएगा, और एयर ड्रैग वाले एरर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम ऊपर वाली रीडिंग को लें, ठीक है। दूसरा जो एरर क्रिएट होगा वो होगा इस टाइमर की वजह से, क्योंकि टाइमर में 10 मिली सेकेंड 20 मिली सेकेंड का तो पता ही नहीं चलता। तो अल्टीमेटली वो जो एरर है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो उससे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपका आए और आप एग्जैक्ट रीडिंग ना ले पाओ। बट मैं प्रोसेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप मेजर कर रहे हो, वो भी तो इंपॉर्टेंट। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि कैसे आप ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट अच्छा परफॉर्म होता वैक्यूम में, वैक्यूम में एयर ड्रैग नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि एयर ड्रैग को तो वैसे ही हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने वैक्यूम को नहीं लगाया यहाँ पे, हम डायरेक्ट इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको जरा परफॉर्म करके देखते हैं। ये मैंने हैंग किया है सोलेनॉइड की इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से, और मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइमर देख सकते हो। टाइमर में क्या है, यहाँ पे मिली सेकेंड, सेकेंड एंड मिनट का जो टाइम है और आर का जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखना है मिली सेकेंड तो बहुत फास्ट चलेगा, फिर सेकंड चलेगा, फिर मिनट चलेगा। तो अपने को ज़्यादा फिर मिनट तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना मिली सेकेंड में ही हमारा ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जरा इसको स्टार्ट करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो सबसे पहले मैं टाइमर को जरा ऑन कर देता हूँ। तो मेरा जो टाइमर है वो ऑन हो गया है, आप देख भी पा रहे होंगे कि टाइमर मेरा ऑन हो गया है, ठीक है। तो अब जरा इसको ड्रॉप करते हैं बॉल को, और फिर हम इसकी फिर जब जो कॉन्टिन्यूस मोशन होगा वो तो आप नहीं देख पाओगे, बट इसको फिर स्लो मोशन है, इसके स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको जरा ड्रॉप करते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सब लोग रेडी हैं। तो ये मेरे पास ड्रॉप किया, हमने बॉल को ड्रॉप किया दोस्तों। ये इतना फास्ट मोशन था कि आप उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इवन मिली सेकेंड में ही ये नीचे आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोर्ड पे आपको लेके चलूंगा, और बोर्ड पे हम लोग इसको स्क्रीनशॉट से आपको मेजर करेंगे डिस्टेंसेस को, और आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे इसका मूवमेंट हुआ, और फिर हम इसका एक स्लो मोशन भी आप इसका देखेंगे साथ साथ। स्लो मोशन में थोड़ा सा आपको ईजिली चीज़ें दिखेंगी कि कैसे ये बॉल नीचे आई है, बट असल में तो हमें वो स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे जिनसे हम मेजरमेंट कर सकें और जिनसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे मिलते हैं फिर। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, और इस एक्सपेरिमेंट में आपने मोशन को देखा कि मोशन जो था काफ़ी फास्ट था। तो हमने क्या किया है कि हमने उसको कैप्चर किया है थोड़ा अलग अलग पोजीशन पे, और हमने उसका स्लो मोशन भी कैप्चर किया है। तो आप दोनों ही देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्लो मोशन भी एंड मैं अभी कुछ इंस्टेंट्स की बात करूंगा जिनसे हम मेजरमेंट करने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आप अपनी स्क्रीन पे एक फोटो देख पा रहे होंगे जिसमें हमने उसकी जो इनिशियल पोजीशन है बॉल की वो देखी है। वो जो मेरी इनिशियल पोजीशन है दैट इज 101.2 सेंटीमीटर। अब जब कैमरे से जब आप इसको मेजर कर रहे हो तो आपको 101.2 सेंटीमीटर नहीं नजर आएगी। कैमरे से जब हमने मेजर किया तो वो था 100.5, मतलब जो इनिशियल जो पोजीशन है बॉल की। जरा देखिए ये मेरे पास स्केल था यहाँ पे, और इसी से हमने बॉल को इस तरह से हमने यहाँ पे बॉल को रखा हुआ था। तो बॉल का जो लोअर पॉइंट था जब हमने अपने स्केल से मेजर किया था तब यहाँ पे जो रीडिंग थी वो थी 101.2 सेंटीमीटर ये थी। लेकिन जब कैमरे से इसको मेजर कर रहे हैं दोस्तों तो आप दूसरी फोटो को भी देख पा रहे होंगे, वो है 100.5। अब आप बोलोगे सर ये अलग क्यों आ रही है, तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। कैमरे का जो एंगल है वो एक अलग डायरेक्शन से उसको कैप्चर कर रहा है, और मैंने जो देखा है जब हम उसको स्केल को लगा के देख रहे थे वो बिल्कुल नज़दीक जाके और बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर हमने मेजर किया है। तो उस केस में थोड़ी अलग आएगी और कैमरे वाले केस में अलग आएगी। अब क्योंकि हम सारी मेजरमेंट जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उससे कर रहे हैं तो हम कैमरे वाले को ही लेके चलेंगे। इसको पैरेलैक्स एरर भी आप बोल सकते हो। किसी अलग एंगल पे देखोगे तो आपको अलग रीडिंग नजर आएगी, दूसरे एंगल पे देखोगे तो दूसरी रीडिंग नजर आएगी।
और सामने से देखोगे तो अलग रीडिंग नजर आएगी, तो इसलिए ये एरर आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है। और वैसे भी जो मेजरमेंट हमने लिए वो कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट तो है नहीं, ये जस्ट एक आपको एक आइडिया दे देगा आपको कि कितनी इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगला सवाल ये उठता है कि जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, मैंने बोला होगा कि भाई हम जो अगली मेजरमेंट लेंगे वो इसके पास में लेंगे, क्योंकि पास में इसका मोशन थोड़ा स्लो होता है, और जितना नीचे जाओगे उतना मोशन ब्लरी होता चला जाएगा। आप देख भी पा रहे होंगे दूसरी फोटो में, नीचे की तरफ जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें बॉल जो है वो बहुत ब्लरी है, आपको कई लोकेशन पे नजर आ रही होगी, क्योंकि वो इतनी फास्ट है कि कैमरा जो है ना उसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो आप जो है जो अगली पोजीशन, अगली डिस्प्लेसमेंट जो देख रहे हो, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर रहे हो, वो डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर वाले हिस्से में मेजर कीजिए, मैंने ऐसा बोला था। लेकिन उसमें भी एक एरर क्रिएट हो जाता है। जब हमने ऐसा किया तो हमें सबसे बड़ा जो एरर देखने को मिला, जब आप ऊपर की कुछ ऊपर वाले हिस्से में डिस्प्लेसमेंट देखते हो, तो उससे एक दिक्कत ये आती है कि ऊपर वाले हिस्से में बॉल बहुत स्लो चल रही है, वो एकदम धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, उससे टाइम का पता नहीं चलेगा आपको। टाइम मिली सेकेंड में, बॉल एग्जैक्टली यहां पे है, यहां पे भी मिली सेकेंड में आपको दिखा रहा है कुछ टाइम 19 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड, और अगली फ्रेम में भी यहीं पे है बॉल, और 30-40 मिली सेकेंड बढ़ गया है टाइम, 50 मिली सेकेंड बढ़ गया है टाइम। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको यहां पे हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम ऑलमोस्ट नीचे ही कैप्चर करेंगे। जब ये गिरने वाला होगा यहीं पे कैप्चर करेंगे। यहां पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ चुकी होगी तो कैमरे से जो टाइम की जो मेजरमेंट होगी वो ठीक हो जाएगी। हालांकि यहां पे थोड़ा सा बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी हमारे लिए, उसमें थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा, बट उसको हमने थोड़ा बहुत एवरेज करने की कोशिश की है। और हमने जो अगली मेजरमेंट ली है वो यहां पे ली है। तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हम अगली मेजरमेंट नीचे ले रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं ली, ठीक है। तो खैर हमने एक मेजरमेंट ली 100.5 पे, और यहां पे जो टाइम था वो था 20.926 सेकेंड, ठीक है। जब 20.92 सेकेंड हुआ था, 20.926 सेकेंड हुआ था, तो बॉल उस इंस्टेंट पे हमने जस्ट ड्रॉप की थी बॉल को, उस इंस्टेंट पे बॉल ड्रॉप हुई थी। अगली जो मेजरमेंट हमने ली है दोस्तों, वो हमने ली है, यहां पे जो हाइट थी वो थी 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, और जो टाइम था वो था 21.302 सेकेंड्स। यहां पे ये टाइम है। थोड़ा बहुत हमने एवरेजिंग की है भाई, मतलब एवरेजिंग मतलब थोड़ा बहुत आप ये जो है ना ऊपर नीचे हो सकता, 32.5 32.2, तो इतना एरर अपना चलता है, ठीक है। तो ये हमने टाइम का गैप देख लिया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में 101.2 के रेफरेंस से नहीं देखूंगा भाई, क्योंकि वो तो मुझे तो कैमरे की रीडिंग से देखना है ना। 101.2 जो था वो अलग रीडिंग थी, वो उसमें एरर थोड़ा कम था। अब जो कैमरा कैप्चर कर रहा है वही रीडिंग लो, यहां वाली भी और यहां वाली भी, सो दैट वो खत्म हो सके। कैमरे के रेफरेंस से ही हम दोनों रीडिंग को लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। आपने एक रीडिंग अपने रेफरेंस से ले ली, सामने जाके ले ली, और अगली रीडिंग कैमरे से ले रहे हो, तो कैमरे में एरर है, पैरेलक्स एरर आ रहा है कैमरे की रीडिंग से। इसलिए दोनों ही रीडिंग फिर कैमरे से लो, सो दैट उसको हम नलीफाई कर सकें। तो इसलिए हमने दोनों कैमरे से हमने रीड किया है। अब यहां पे 100.5 सेंटीमीटर है, यहां पे 32 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू कैमरा रीडिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन करूं तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कितनी है। डिस्प्लेसमेंट तो इनके बीच का गैप होता है भाई, ठीक है। पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्सोल्यूट पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कितना डिस्प्लेस हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो 100.5 माइनस 32 कर देता हूं, तो ये मेरे पास आएगी 68.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.685 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बताओ जरा, ut प्लस u मेरा 0 है ना इनिशियल वेलोसिटी यहां पे, प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब t निकाल लेते हैं, यहां से यहां के बीच में कितना गैप है टाइम में। तो टाइम में अगर आप गैप देखोगे तो ये है 302, उसमें ऐड कर दो ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं टाइम में मिली सेकेंड में गैप निकालूं तो 1000 मिली सेकेंड माइनस ये कर दो ना, तो देख लो 21 बनने में कितना समय लगा है, उसमें 302 और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 376 मिली सेकेंड। आप समय में डिफरेंस निकाल सकते हो, 376 मिली सेकेंड, तो 0.376 सेकेंड हो गया दोस्तों, हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं g की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो g विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.685 डिवाइड बाई 0.376 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0.685 डिवाइड बाई 0.376 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू है 9.69।
अब आप बोलोगे कि सर 9.69 तो कम नहीं हो गया, मतलब ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए 9.81, 82, 83 समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, तो इसमें देखो दो तीन चीजें हैं। जब आप यहां से यहां पे लोगे तो एयर ड्रैग भी रोल प्ले करेगा। एयर की वजह से जो है एक तरह से एयर इसको उल्टा पुश कर रही है, एयर इसको आने नहीं दे रही नीचे, तो उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जो एक्सेलरेट हो रहा है वो थोड़ी सी कम हो गया है। पहला रीजन तो ये। दूसरा, जो हमने रीडिंग ली है उनमें 5-10% का एरर लेके चलिए, तो इसमें 5% का प्लस माइनस एरर आप ले लो, ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत मतलब पहुंच जाओगे उस लेवल तक। बट अब देखिए 9.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आई है, ठीक है। एयर ड्रैग इन्वॉल्व हो गया इसमें, हालांकि वो इतना ज्यादा एयर ड्रैग नहीं है, बट हमारी रीडिंग का भी एरर है इसमें, ठीक है। रीडिंग में भी हमने थोड़ा बहुत एरर है भी हमारे पास, ठीक है। बट एनीवे, आपने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑलमोस्ट इतनी रहती, 9.81 हम लोग लेके चलते हैं एवरेजिंग, ठीक है। तो उसी के अराउंड हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। वैसे आगे चल के हम और भी एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको हम मेजर करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे जो है क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो ब्लरी मोशन होता है, तो आपने देखा भी होगा कि मोशन जो था वो ब्लरी था, ठीक है। नीचे की तरफ जितना जाओगे बॉल को कैप्चर करना उतना मुश्किल हो जाएगा, इंस्टेंट को कैप्चर करोगे उसमें तो ब्लर मोशन दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब बॉल कई जगह पे नजर आएगी आपको क्योंकि इतना फास्ट मोशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं आपके लिए एक छोटा सा एक और एक्सपेरिमेंट दिखाना जा रहा हूं और वो है आपके रिएक्शन टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम में क्या होता है और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। सोचिए आपका मुझे रिएक्शन टाइम मेजर करना है, तो रिएक्शन टाइम को कैसे मेजर करेंगे। वैसे तो जो रिएक्शन टाइम है उसको आप एग्जैक्ट नहीं मेजर कर पाते हो, बट आप ये कह सकते हो कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका क्या रिएक्शन टाइम हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका रिएक्शन टाइम ज्यादा भी होता है, कई बार आपका रिएक्शन टाइम कम भी होता है, तो आपको फिर एवरेज लेना पड़ता है कि आपका नेचुरल रिएक्शन टाइम क्या है, उसका वो एवरेजिंग होगी। कई बार नहीं तो आप देखोगे कि कई बार आपको आप बिल्कुल एकदम रिएक्ट कर जाते हो, कई बार आप रिएक्ट नहीं करते हो, कई बार आप थोड़ा लेट रिएक्ट करते हो। तो जरा रिएक्शन टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि रिएक्शन टाइम कैसे मेजर करें और उसको जरा मेजर करते हैं और उसके बाद वापस एक बार बोर्ड पे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों चलिए एक फन हो जाए, और फन क्या है, रिएक्शन टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप अपना रिएक्शन टाइम भी खुद मेजर कर सकते हो और आप अपने भाई बहन दोस्त किसी का भी रिएक्शन टाइम मेजर कर सकते हो। बट ये जो रिएक्शन टाइम होगा ये स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जिस इंस्टेंट पे और जिस जगह पे आप मेजर कर रहे हो उसके हिसाब से होगा। मतलब कई बार क्या होता है कोई चीज़ जैसे आप जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस बैठे हो और कोई चीज़ एकदम से आपकी तरफ आ गई तो फिर आप एक्ट करते हो, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला था और एकदम से चीज़ें हो गई, तो उस टाइम जो आप एक्ट करते हो वो टाइम अलग होता है। और कई बार आपको ये पता है कि भाई आपकी तरफ बॉल आने वाली है तो आपका हाथ जो है वो रेडी रहता है, उस टाइम आपका रिएक्शन टाइम अलग होता है। तो दोनों में फ़र्क होगा। तो अभी जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हमें पता होगा कि क्या होने जा रहा है, तो वो रिएक्शन टाइम हम लोग देखेंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक स्केल है और इस स्केल में ये सेंटीमीटर में लेंथ दे रखी है, आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हुई है कि नहीं हुई है, और ये 1 सेंटीमीटर का ये स्केल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका इस्तेमाल करके रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सुनील जो हमारे कैमरामैन हैं उनको वॉलंटियर के लिए बुलाऊं। तो सुनील जी एक बार थैंक यू। तो अभी हम क्या करने वाले हैं सुनील जी, यहाँ पे 50 पे आप देखिए, अपने हाथ को ना 50 पे रखना है आपको और खुला रखना है, इसको पकड़ना नहीं है। लेकिन जैसे मैं छोड़ूंगा, जब आपको लगे कि ये छूट गया है और नीचे जा रहा है तो आपको उसको पकड़ना है वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 पे इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और 50 पे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये क्योंकि इनको जब मैं छोड़ूंगा, इनको तो नहीं पता कि मैं कौन से इंस्टेंट पे छोड़ने वाला हूं, बीच में छोड़ दूंगा एकदम से, ठीक है। तो जब इनको पता चलेगा कि ये मूव कर रहा है तो उसमें कुछ टाइम इनको रिएक्ट करने में लगेगा, प्रोसेसिंग होगी इनके माइंड में और रिएक्ट होने में समय लगेगा और उसके बाद ये फिर उसको पकड़ेंगे, ठीक है।
तो देखते हैं कि इनका जो रिएक्शन टाइम है वो क्या होता है। तो सुनील जी आप रेडी हो? जरा 50 पे आप करो, जरा 50 पे, 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोग भी रेडी होंगे, सुनील भी रेडी है। ओके, इन्होंने पकड़ लिया, हालांकि मैंने बीच में बिना बताए छोड़ा था, ठीक है। तो कितने पे है? ऑलमोस्ट ये 33 सेंटीमीटर पे है रफली। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेस हुआ है स्केल वो 30 कितना हुआ? 33 पे था, 50 से आपने किया ना, 17 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो आप क्या करोगे? इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है और डिस्प्लेसमेंट 17 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। आप क्या कर सकते हो? t को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद इन्होंने, छूटने के बाद इन्होंने पकड़ा है। इसका मतलब वो टाइम जो है, वो टाइम क्या है? रिएक्शन टाइम है इनका। इनको पता तो चल गया था कि छूट रहा है, बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो आप जरूर देखिएगा। एक बार फिर से करते हैं। इस बार इनका माइंड जो है, इनको पता है कि छूटने वाला है। पिछली बार इनको थोड़ा सा आइडिया कम था कि कब मैं छोड़ूंगा, अब ये बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो इस बार जो रिएक्शन टाइम आएगा इनका वो थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं एक बार फिर से। सुनील जी 50 पे आप रखिए और कोशिश करना कि आप एकदम से पकड़ो इसको, ठीक है, ड्रॉप करते ही पकड़ो। ओके, तो इस बार भी क्या हुआ? ऑलमोस्ट वही है, मतलब इस बार 34 पे आपने पकड़ा है, मतलब 16 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो 16 सेंटीमीटर से आप रिएक्शन टाइम निकाल सकते हो। तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार 5-7 बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब ये कॉन्शियस माइंड होता है इनका, तो उस टाइम इनका रिएक्शन टाइम क्या है। और बिल्कुल ही अनकॉन्शियस होगा, इनको पता ही नहीं है कि क्या आगे होने वाला है, और एकदम से कोई चीज़ इनकी तरफ आ जाए और फिर ये हाथ को करें पकड़ने के लिए उसको, वो टाइम थोड़ा डिफरेंट टाइम होगा। तो इसलिए मैं इस टाइम को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टाइम बोल रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस मतलब इस स्पॉट पे क्या रिएक्शन टाइम है, जिस टाइम आपको इसका माइंड जो है वो ये है। कई बार चीज़ें पता नहीं होती, इंस्टेंटेनियस वो अपने आप ही हो जाती है इंस्टेंट पे, तो उस टाइम रिएक्शन टाइम थोड़ा डिफरेंट बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। और आपने 2 केसेस देखे, एक केस में 17 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ था और एक केस में 16 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ था। तो सुनील का आप जो है रिएक्शन टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए कि इनका रिएक्शन टाइम जो है वो क्या था दोनों केसेस में। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करेंगे। थैंक यू सुनील। तो दोस्तों हमने देखा रिएक्शन टाइम के बारे में कि कैसे हम रिएक्शन टाइम किसी इंसान का निकालते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें भी कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं, मतलब मैं एग्री नहीं करता हूँ कि ये सही भी है रिएक्शन टाइम इस तरह। हालांकि हम टाइप तो निकाल सकते हैं ना रिएक्ट करने का टाइम, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रिएक्शन टाइम रहा वो तो सही आएगा इससे, ठीक है। आप उससे इंसान को नहीं बता सकते हो कि इस इंसान का तो रिएक्शन टाइम कम है तो ये स्लो इंसान है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। मैंने आपको बताया ना, एक टाइम आपका माइंड जो है कॉन्शियस होता है, एक बार कॉन्शियस नहीं होता है, तो दोनों केस में रिएक्शन टाइम आपका बदल जाता है। सोचिए आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो ड्रिंकिंग करने के बाद आपका जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है। मतलब आपको पता है कि ब्रेकर आ रहा है आगे, आपकी आंखों ने देख लिया कि ब्रेकर है, बट आपका ब्रेक लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन टाइम आपका ज्यादा है, तो इसलिए रिएक्ट होने में, ब्रेक लगने में टाइम लगेगा, और इतनी देर में क्या पता ब्रेकर से छलांग लगा दे कार आपकी, और उससे क्या हो जाता है, उससे आपके एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत डेंजरस है, उससे आपका रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो हो जाता है और आप रिएक्ट लेट करते हो। पता आपको पहले चल जाता है बट रिएक्ट लेट करते हो, और उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप अपना रिएक्शन टाइम जरूर मेजर करें इस तरीके से कि क्या आपका रिएक्शन टाइम है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 2 पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिनमें एक में डिस्प्लेसमेंट 17 सेंटीमीटर थी, एक में 16 थी, दोनों ही केसेस में रिएक्शन टाइम जो था वो सुनील का क्या आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। अगले अपकमिंग 2 एपिसोड जो आएंगे उनमें हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक एपिसोड में थोड़े कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ले लें जिनको हम लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर सकें, और एक केस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लें, सो दैट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको जो ये लीनियर मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो कंसेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर।